Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. Today I'm going to discuss about Citizenship Amendment Act. आपने बहुत बार टीवी में इसके बारे में सुना होगा, ठीक है? I'm sure आपने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस भी देखे होंगे. In this video, I'm going to discuss in detail about the Citizenship Amendment Act, but I'm going to go in a little different way, okay? So different way in two ways. जो भी आपने अभी तक वीडियोस देखे होंगे उनसे ये थोड़ा सा अलग है. Okay, I'm going to cover a lot of perspective. Okay, I'm not just going to give legal aspect. I'm also going to talk about certain opinions. Okay, I'm also going to, you can say, talk certain political aspect. Okay, so that is one. Another way it is different because I generally make videos related to the CLAT preparation or law entrance examination preparation, or the students who are aspiring to get into law field and they are generally watching such kind of videos. Okay, in this video I'll be focusing a lot on the legal aspect, but at the same time I will shift a little bit on the political aspect or possibly the opinion aspect of it. Okay, so this will be a little different than the normal videos which I generally make. Okay, so let me start to talk about this issue, Citizenship Amendment Act. उसके पहले है ना, before we go and talk about this particular issue, let's understand very interesting wisdom coming from महाभारत. महाभारत के अंदर ये मजेदार सा स्टेटमेंट आया था. ये बोलते ये च मधुमनात् लोके ये च बुद्धेन परगत तेवं सुखम यद्यन्ते मध्यम किलश्यते जना. ठीक है, जो लोग कैसे मधुमतान, दैट मीन्स जिन लोगों को है ना दुनिया में क्या चल रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है. ठीक है, दे आर नाइव, वो बहुत भोले हैं, उनको दुनिया में क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, वो हैप्पी है. या ऐसे लोग जिनके पास काफी ज्यादा बुद्धि है, ठीक है, काफी ज्यादा ज्ञान है, वो इस प्रॉब्लम से परे सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, या वो लोग सुखी है. ठीक है, पर जो बीच में है वो बहुत दुखी है. ठीक है, इस विचार के साथ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा खुश होना है या दुखी होना है. ठीक है, सबसे पहली बात, the people who are really not bothered about this issue, obviously उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, but being a law student, being a part of this country, being citizen of this country, I'm sure you should really bother about it. And at the same time, we're not just required to, you can say, create certain kind of problem about it. We need to work on the solution part of it. Okay, so keep that in mind. Okay, so ये श्लोक महाभारत से बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा हमारी थ्रू आउट डिस्कशन के अंदर. ठीक है, नाउ लेट मी फर्स्ट, यू कैन से, क्लियर ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. जो भी मिथ्स है इसके साथ वो मैं पहले निकालना चाहूंगा बिफोर आई गो एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट. पहली मिथ क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एक्ट इज अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स. दे नीड टू गेट देयर पेपर्स रेडी टू कंटिन्यू लिविंग इन द कंट्री. Is this right? No, this is a clearly a big myth. भाई इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं. सिंपल सा गणित है, उनको कोई निकाल नहीं सकता है. माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना. ठीक है, उनको कोई निकाल नहीं सकता है. हाँ, अगर पूरे इंडिया में एनआरसी जैसी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, तो एनआरसी के अंदर सबका नाम आएगा. बराबर है, जब नाम आएगा तो हिंदूज और मुस्लिम्स के नामों में जो परेशानियां होती है, जैसे आसाम के अंदर और बंगाल के अंदर जो परेशानी होती है, एनआरसी में बहुत सारे हिंदू बंगाली के नेम में प्रॉब्लम हो गया और वो अपने डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पाए, तो करीबन 19 लाख लोग, ठीक है, अपने एनआरसी के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर पाए. ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो सकता है. ठीक है, सैयद कुरैशी, कुरैशी के स्पेलिंग में के आ गया या क्यू आ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ तो पॉसिबल है. अदरवाइज देयर इज नो ट्रबल. दैट्स द नंबर वन. नंबर टू, मुस्लिम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन नॉट बिकम इंडियन सिटीजन्स आफ्टर द CAA और द CAB is passed. दोस्तों, इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर
इन्होंने बाकी की जितनी भी सिटीजनशिप हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, या हम किसी को देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। मुस्लिम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर यू नो मिस्टर अदनान सामी, यस अदनान सामी, ठीक है, इज बेसिकली नाउ इंडियन सिटीजन। तो भैया अदनान सामी को कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई नहीं। बाकी के लोग अभी भी नॉर्मल वे में आकर सिटीजनशिप ले सकते हैं, कोई बदलाव नहीं है। मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान can't apply for citizenship or refugee in India. So I have given you an example of Adnan Sami, who's basically from Pakistan, and he can get citizenship in India by normal ways. Yes, that's really possible. Let's talk about another myth. Illegal Muslim immigrants living in India will be deported after this CAB is passed. Illegal immigrants, ठीक है, any illegal immigrant has to be deported. ऑब्वियस है, ठीक है ना, वो तो बहुत सही बात है देश के लिए। नाउ इट इज ओनली मुस्लिम, नो एनीवन, ठीक है। अब डिपोर्ट किया जाएगा कि नहीं, ठीक है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और ये CAB दैट इज नाउ अब उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या किया जाएगा। So therefore, that is not, you can say, really a problem. Okay, people in Northeast are opposing CAB because it is discriminatory. This is the biggest myth. ठीक है दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो प्रोटेस्ट वाजिब है, क्यों वाजिब है उसके बारे में मैं बात करूंगा, पर दे आर नॉट अपोजिंग बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। नो, they are not opposing because it is discriminatory. They are opposing for certain reason. Possibly other parts of the country, when people are fighting, they are saying it is discriminatory क्योंकि हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है that equality, उस इक्वालिटी के you can say सिस्टम के मुताबिक, उस इक्वालिटी के पहलू में अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट को देखें तो वो एक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो जरूर है, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए, पीपल इन नॉर्थ ईस्ट आर नॉट अपोजिंग बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज क्रिएटिंग ट्रबल टू देम। ओके, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट फ्यू अदर थिंग्स। आपने देखा होगा, ठीक है, पीपल आर कैप्चर्ड, सो ही इज प्रोफेसर नवदीप माथुर, ही वाज माय टीचर at IIM Ahmedabad. He taught public policy program to us. Yes, and he was detained when he was protesting against this Citizenship Amendment Act. I felt very bad about it. This is really not okay that when someone is protesting, and that's a peaceful protest, fundamental right है लोगों का, ठीक है, इस तरीके से डिटेन करना सही बात नहीं है, ठीक है। This is a bad idea. Okay, this is definitely a bad idea, and I'm not just you can say opposing this because he was my prof, ठीक है। Definitely that's one of the big factor, but at the same time it is against all individuals. The people from different parts of the country, they are fighting against CA because it is discriminatory, ठीक है। There are people who are opposing in large number, ठीक है। Certain places people are saying that हिंदुस्तान सबका है, किसी एक बंदे का नहीं है, सबका खून इसमें लगा कर रखा है। तो सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कंट्री इज व्हाट द काइंड ऑफ अपोजिशन पीपल आर कमिंग अप, एंड इन सर्टन स्टेट्स पीपल आर कमिंग आउट एंड डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सेइंग दैट ये CA इज डिस्क्रिमिनेटरी। पॉलिटिकली it is definitely discriminatory. Politically, whether a particular party has a right to do or not, possibly they have all the rights to do it. Okay, पॉलिटिक्स के अंदर इतना वाजिब है कि आप डिवीजन करो, इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई करो देश की, उन फॉल्ट लाइंस के ऊपर आप हल्ला करो और अपने मत हाथ में ले लो, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है, ठीक है। पर व्हेन यू आर इन पावर, तब राज धर्म के बारे में बात करें, राम राज्य के बारे में बात करें, उस समय पे इस तरीके की फॉल्ट लाइन को ढूंढना, तोड़ना, देश को डिवाइड करना, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, एंड दैट्स व्हाई पॉसिबली दिस इज ह्यूज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, ठीक है। इंक्लूडिंग बॉलीवुड इज कमिंग इनटू द पिक्चर। मैंने यहाँ पे लोगों के ट्विटर अकाउंट के कुछ मैसेजेस यहाँ पे डाले। दे आर मेजरली अगेंस्ट not CAA, but they are against the attack on the students. This is reasonably bad idea. Attacking students, my dear students, ये ध्यान रखना, कोई भी कंट्री में
है ना, आप देखेंगे कहीं पे भी जब बड़ा प्रोटेस्ट होता है, हांगकांग इज अ ह्यूज प्रोटेस्ट, है ना, हांगकांग में बड़ा प्रोटेस्ट कौन करता है? यंग स्टूडेंट्स। यही यंग स्टूडेंट्स हैं जो देश का भविष्य है, ठीक है। इनके विचारों को, इनकी बातों को सुनना पड़ता है, ठीक है, और उनकी बातों को सुनकर ऑब्वियसली लेजिटिमेट वे में, है ना, इलेजिटिमेट वे में अगर उन्होंने कुछ काम किया तो भैया गलत बात है। वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अंदर जाकर मारना is not a good idea. But anyway, and we are not getting into that, you can say, criminal aspect. I'm just helping you to understand what is the mahal around you. Okay, and that is why I'm sharing all this information to you. Let me show you certain criticism against this particular thing through cartoons, through caricature. ठीक है, this is a wonderful thing to understand. ठीक है, this is CAB, है ना, का एक JCB आया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के आगे बढ़ रहा है. दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड. वन मोर कार्टून, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास माइनस मुस्लिम्स. This is historic day in India. This is one of the cartoon came in the, you can say, newspaper. So this is what I'm sharing with you. ठीक है. Similarly, this one more cartoon came in the newspaper about this CAB. ठीक है. This is एक तरफ आम्बेडकर साहब, एक तरफ गांधी जी, उनके विचारों को, ठीक है, तोड़ते हुए, उनके नींव को तोड़ते हुए ये बातें आगे बढ़ी जा रही है. ठीक है. एंड दिस इज वन मोर, है ना, द यंग यूथ ऑफ इंडिया आर सेइंग आई एम, यू कैन से, अनएम्प्लॉयड, आई एम अनएम्प्लॉयड. ठीक है. सो वन ऑफ द लीडर सेज इट पेन्स मी टू सी यू होल्डिंग दैट, इंस्टेड यू होल्ड दिस. ठीक है. दिस इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. ठीक है. एक तरीके से देश की जो बड़ी परेशानियां हैं, ठीक है, उन परेशानियों से नजर उठाना, ठीक है, इज अ वंडरफुल थिंग. ठीक है. जो चाणक्य नीति बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और जो ऐसी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास ऐसी चाणक्य नीति होना जरूरी है. ठीक है. और उनके राइट है ऐसा करना. मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा. मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा व्हाट द करंट, यू कैन से, पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग, उसके बारे में मैं नहीं बोला. बट यस, दैट्स वाजिब. ठीक है. सामने जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, उनको क्लू नहीं मिल रहा है. उनके सामने बड़े मुद्दे थे उठाने के लिए. इकोनॉमिक स्लोडाउन जो नहीं उठाया, ऑनियन प्राइसेस नहीं उठाया. ठीक है. रेप केसेस के बारे में उनको हल्ले करने चाहिए, वो गलत चीज के ऊपर हल्ले कर रहे हैं. और ये एक तरीके से नजर भटकाने की बात, ठीक है, जगह भटकाने की बात हो रही है. पर मेरा ये मानना है कि अगर ये केस बहुत जेन्युइन होगा, अगर ये सिचुएशन लोगों को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी, तो ये नजर भटकाने का जो भी काम होगा वो टेम्पररी होगा. लॉन्ग टर्म अगर इसका इंपैक्ट होगा, पीपल विल कम आउट एंड फाइट फॉर इट. ठीक है. सो हाउ दिस सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड इन आवर कंट्री इज अ बिग क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लेट मी स्टार्ट टू गिव यू दिस पर्सपेक्टिव दैट एग्जैक्टली किस तरीके से इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है. इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है 5 तरीकों से. ये 5 तरीके से कौन से हैं? By descent, by birth, by registration, by naturalization, and by incorporation of territory with government notification. So इंडिया में ये 5 तरीके, एक एक तरीके को अच्छे से समझते हैं. So let's talk about how do we get this descent. Descent का मतलब है कि भाई इंडियन सिटीजन्स के कोई भी बच्चे, है ना, कहीं पे भी पैदा हुए, they will get citizenship of this country. अब ये ध्यान से देखिए क्या है. ठीक है. क्या बोलते हैं ये? अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया एज ऑफ नवंबर 26, 1949. ठीक है. उस बंदे को यहाँ का डोमिसाइल होना बनेगा. ठीक है. और वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बनेगा, प्रोवाइडेड ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया और इफ ही हैड बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years अंटिल दैट डेट. ठीक है. ये डेट चूज करी गई थी बहुत महत्वपूर्ण कारण की वजह से. ठीक है. बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस बिकम्स वेरी सिंपल, सेइंग दैट एनीवन ऑफ इंडियन सिटीजन, अगर उनके बच्चे इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं और वो फिर इंडिया में आते हैं, दे बिकम डोमिसाइल. ठीक है. तो भैया वो ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, बाय बर्थ. ठीक है. सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था और वो ग्रांट करता है सिटीजनशिप बाय बर्थ बेस्ड ऑन द बर्थ डेट्स. ठीक है. एनीवन born during January 26, 1950 and July 1, 1987 is a citizen by birth.
ठीक है, अ पर्सन born between July 1, 1987 and December 3, 2004, it is a citizen by birth if either of his parents is a citizen of India at that time. यहां पे सिंपली इस दौरान अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके पेरेंट्स यहाँ के हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो यहाँ का सिटीजन बन गया. बट इस पर्टिकुलर डेट के बाद, ठीक है, आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट इट इज वन ऑफ द पेरेंट हैज टू बी सिटीजन ऑफ दिस इंडिया. From those born on or after December 3, 2004 will become citizen by birth if both the parents are citizen of India at the time, or if one of the parent is a citizen and other is not an illegal migrant. देखिए दोस्तों, by birth का तरीका over a period of time बदला था, ठीक है. बिटवीन वन पीरियड कोई भी यहाँ पे बॉर्न हो गया, उसको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है. फिर एक पर्टिकुलर टाइम आया जहाँ पे कोई भी एक पेरेंट इंडिया के सिटीजन्स होंगे तो भी मिल जाएगा. फिर अभी का सिनारियो ऐसा है कि या तो दोनों पेरेंट्स या वन ऑफ द पेरेंट बट द अदर पेरेंट शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट. सो यू मे आस्क, सर व्हाट इज इलीगल माइग्रेंट? Illegal migrants are defined as those foreigners who entered India without legal documents, or they have entered India through legal documents but stayed in India beyond allowed limits, beyond allowed period. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी क्लियर. वापस समझते हैं. इफ यू आर कमिंग टू इंडिया विथ अ वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और आपको यहाँ 6 महीने का परमिशन था बट यू स्टेड हियर फॉर मोर देन 6 months, you become illegal migrant, or you entered without legal documents. That's the meaning of illegal migrant. ठीक है. Then comes by registration. Citizenship by registration can be acquired by person of Indian origin who have lived in India for 7 years before applying. ठीक है. So person of Indian origin, and similarly citizenship by registration can be obtained for PIOs who live in any country outside undivided India. Persons married to a citizen of India who have lived in India for 7 years before the application. So that means या तो PIO को मिलेगा या कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया के बाहर का है, ठीक है, और वो इंडिया में अब किसी के साथ शादी करता है, ठीक है, और 7 साल इंडिया में रहता है, एंड देन ही कैन अप्लाई सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री. ठीक है. एनी माइनर चाइल्ड कैन बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन इफ government is satisfied that there are special circumstances are provided, ठीक है, which may include adoption or which may include, you can say, birth. Lot of things will be covered under this registration. So you may ask, sir, what is PIO? PIO is a person of Indian origin. ठीक है. एक तरीके का कार्ड मिलता था, ठीक है, which was withdrawn from 9th January 2015 and now they are called overseas citizen of India. अब बोला जाता है OCI, overseas citizen of India. So ये कौन होते हैं? They are the people who are of Indian citizens kind of stuff, ठीक है, and but they are staying outside India. They are called overseas citizen of India. So we are trying to understand the blood, okay, कि भाई blood के मुताबिक ये इंडिया के लोग हैं, हम इनको citizenship देना चाहते हैं. चौथा तरीका is a naturalization. ठीक है. This is the bone of contention for our discussion today. Any foreigner, provided is not a illegal migrant, can acquire citizenship. ठीक है. He has to stay in India for 12 consecutive months preceding the date of application and for 11 years out of preceding 14 years. ठीक है. This is what the rule written in our constitution, article number 5 to 11 के बीच में. ध्यान से देखना दोस्तों, क्या बोला? जिस दिन वो अप्लाई करेगा उसके इमीडिएटली पहले 12 महीने वो इंडिया में रहना चाहिए. जिस दिन अप्लाई करेगा उसके प्रीवियस 14 सालों में से 11 साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए. This is the meaning of naturalization. So now this through CAA, Citizenship Amendment Act, the 11 year is reduced to 5 years for certain religious communities. ठीक है. तो ये जो चेंज है वो यहां पे है. सो ये जितने भी चेंजेस है वो यहां पे है. ध्यान से देखना, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है. इंडिया में सिटीजनशिप इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. ध्यान से देखना, under section 91 of 1955 act, a person ceases to be citizen if he or she has voluntarily acquired citizenship of another country or he renounces Indian citizenship. So भारत में citizenship permanent नहीं है.
आपने एक बार सिटीजनशिप ले ली, जिंदगी भर आपके पास रहेगी, ऐसा नहीं है. The time you take citizenship of another country, you forget about this, or the time you remove the citizenship of India, you renounce, that's done. Okay. And then the fifth one is by acquiring territory. आपने देखा होगा, हमने दीव दमन गोवा लिया, पौंडीचेरी लिया. पौंडीचेरी was earlier with French colonies. Diev Daman Goa were earlier with Portuguese colony. So we have added this territories, and therefore we had to apply, we had to give citizenship to those people. Okay, so thereby government, that is parliament, can grant citizenship to those people. This is how the 5 citizenship is available. Okay, अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण लॉज आपके बारे में पता होने चाहिए. मैंने यहाँ पे आपको कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट बताया. अब कुछ और इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पता होने चाहिए. दैट इज फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920. सो देयर इज पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 empowered government to make rules requiring person entering into India to be possession of the passport. So any foreign citizen has to enter into India, has to have this passport. उसके पास passport होना चाहिए. This rule also granted government the power to remove from India any person who entered without a passport. ठीक है, कोई भी बंदा बगैर पासपोर्ट अगर इंडिया में घुसेगा, उसको निकाल दिया जाएगा. कौन सा पासपोर्ट? उसकी कंट्री का. Yes, whenever a doubt arises, the onus, the responsibility lies on the person to prove that is not a foreigner. ठीक है, अगर कोई बंदा इंडिया में है और सरकार को उसके ऊपर डाउट हुआ कि इंडियन सिटीजन है कि नहीं, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूव करना कि वो इंडिया का सिटीजन है. बराबर है. इसीलिए बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जब उनको पासपोर्ट मिलता है, मन में शांति हो जाती है दैट इंडिया का सिटीजनशिप का एक और प्रूफ उनके पास आ चुका. ठीक है ना. चलिए, ग्रेट. अब अगला है फॉरेनर्स एक्ट 1946. दिस इज वेरी क्रूशियल. ये है महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे डिबेट के लिए. अपार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग अ फॉरेनर एज द पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर प्रोहिबिटिंग, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडिया. ठीक है. सो ये 1946 का एक्ट प्रोहिबिट करता है, रेगुलेट करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेनर्स को इंडिया में एंटर करने के लिए. और फॉरेनर की डेफिनेशन, 1946 एक्ट एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू टेक सच स्टेप्स नेसेसरी इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोर्स फॉर सिक्योरिंग कॉम्प्लायंस विद सच डायरेक्शंस. अगर कोई बंदा बाहर का है, ही इज अ फॉरेनर, इसको इंडिया से बाहर निकालना है, उसके लिए अगर फोर्स यूज करना पड़े उसको इस बात को कंप्लाई करने के लिए, तो भी यूज किया जाएगा. सो इसके साथ साथ वी हैव अनदर एक्ट which is called Foreigners Tribunal Order. This is very important. In 1964, government brought in Foreigners Tribunal Order. I'm giving you all important legal institutions या tools या एक तरीके के जो मेथड बना के रखे, वो मेथड किस तरीके से काम आएंगे आज की तारीख में, वो हम बात करेंगे. So government brought this Foreign Tribunal Order. The tribunal has the authority to decide whether a person is foreigner or not under this act. ओके, सो ये एक्ट बना दिया. सो फॉरेनर्स एक्ट 1946 इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी, बिकॉज इट्स अ ट्राइब्यूनल, सो सेमी जुडिशियल बॉडी, फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर हैव एन ऑथोरिटी to decide who is the person who is a foreigner. The tribunal, which has a power to similar to civil court, gives reasonable opportunity to the person alleged to be foreigner. ठीक है, before they are passing any kind of order. ठीक है, in June 2019, the Home Ministry made certain amendments to this particular order, और इस amendment के द्वारा now district magistrates in all states and union territories, ठीक है, they can set up tribunal. They are empowered to decide whether a person is staying illegally in India is a foreigner or not. So this is an improvement came in June 2019, है ना. So ये बदलाव आए. इन बदलाव के बाद आगे क्या चीजें बन रही है वो देखते हैं. ठीक है. So what government has done with respect to this illegal migrants, ठीक है, and in 15-16 क्या किया. Illegal migrants cannot become Indian citizenship. This is clearly mentioned 1955. So हमने बात करी दो तरीके के लोग, है ना. कौन से दो तरीके के लोग? एक तो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट अंदर एंटर करें, एंड वैलिड डॉक्यूमेंट के मुताबिक एंटर करें, पर दे आर स्टेइंग बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड. दे आर कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट्स, एंड इलीगल माइग्रेंट्स मे बी पुट इनटू जेल और मे बी डिपोर्टेड. ठीक है ना, मे बी डिपोर्टेड, उनको वापस भेज दिया जाएगा. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने बड़े चेंजेस करे. गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड
specified group of illegal migrants from provisions of 1946 and 1920 Act, and in this categories illegal migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christians, they've included in this, and they would not be deported or jailed for being in India without a valid document. ये उन्होंने exempt किया था. अब इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा इसको एक तरीके का पार्लियामेंट अप्रूवल दिया जा रहा है और उसको एक एक्ट का कलर दिया जा रहा है. दिस हैज ऑलरेडी बीन डन इन 1516. ठीक है. सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया. उसके फीचर्स क्या है? इट ग्रांट सिटीजनशिप टू इलीगल, ध्यान से देखना ये वर्ड कौन से डाले हैं, इफ देर आर इलीगल माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान. ठीक है. सो दिस इज रेफरिंग ओनली टू दिस पीपल. ठीक है ना. इट इज नॉट रेफरिंग टू एनी अदर पर्सन, इट इज रेफरिंग ओनली टू द इलीगल पीपल हु हैव एंटर्ड इनटू इंडिया. ठीक है. एंड दे आर ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन migrants coming from these three states, three countries, states in the sense nations. It reduces the residency to 5 years for the people belonging to the same 6 religions and 3 countries. ठीक है. ध्यान रखना इलीगल माइग्रेंट्स पहले अलाउड नहीं थे. ठीक है ना. नेचुरलाइजेशन के द्वारा जब उनको एंटर करना था तो वो इलीगल नहीं होने चाहिए. ठीक है. और नेचुरलाइजेशन का नंबर भी क्या था? 11 साल. अब ये इलीगल भी अलाउ हुआ और ये 11 साल भी रिड्यूस होकर 5 ईयर हो गया फॉर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस. As per the Citizenship Act 1955, illegal immigrants cannot get citizenship of India. Now under the CAA, illegal migrants can get it. This is where the difference is. यहीं पे लड़ाई चालू हो रही है. The cut-off date is December 31, 2014 और इसी की वजह से आसाम में प्रॉब्लम हो रहा है. I will explain कि आसाम में इस डेट से क्या फर्क पड़ने वाला है. ये बहुत बड़ा मुद्दा है. ठीक है. ध्यान से देखना. गवर्नमेंट ने या सरकार ने एक एग्रीमेंट किया था आसाम अकॉर्ड के द्वारा. उस आसाम अकॉर्ड के मुताबिक ये कैसे अगेंस्ट जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. एंड ऑल केसेस अगेंस्ट नॉन मुस्लिम illegal migrants before any authority including the foreigners tribunals or courts shall stand abated. So that means जो भी नॉन मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट थे उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे सब खत्म हो जाएंगे एंड दे विल बिकम लीगल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ठीक है ना. सो ये कहानी है. सरकार के क्या आर्ग्यूमेंट है वो मैं बताता हूं. उसके अपोजिशन में क्रिटिक्स क्या बोलते हैं वो भी हम बात करते हैं. ठीक है. और उसके साथ साथ कुछ अलग अलग पॉइंट्स जैसे इट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, Meghalaya, Mizoram and Tripura as included in the 6th schedule of constitution. मेरा मानना है कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है. ठीक है. 6th शेड्यूल में कौन से एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, उसके बारे में क्लैरिटी तो दी है, पर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसको गलत तरीके से यूज कर सकती है. झारखंड में खुंती करके एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पे करीबन 10,000 लोगों के ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया गया क्योंकि उन्होंने बोला दे आर इन द ट्राइबल एरिया और वो 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल के मुताबिक उनको परेशानी हो रही है. ऐसा करके उन्होंने लिखा, उन्होंने पत्थरों के ऊपर 6th शेड्यूल करके लिखा है. ठीक है. और पुलिस आकर उनको सेडिशन में जेल में डाली. 10,000 लोगों को एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किस गलत तरीके से उसका मिसयूज कर सकती है उसके बारे में बात है. ठीक है. सेडिशन चार्जेस हैव बीन अप्लाइड. तो यहां पे मुझे लगता है कि एक और प्रॉब्लम हो गया. हालांकि this entire idea will not be applicable to Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland because ये 3 states are covered under inner line permit. You may ask, sir, what is inner line permit? ठीक है. ध्यान रखना inner line permit is issued by the state government और वो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड इन सब में लगता है. ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. What is inner line permit? It is a document. ध्यान से देखना. इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउज अ इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन अ स्टेट protected under ILP. So for example, let's say if you want to enter Arunachal Pradesh, you need to get this document approved. ठीक है. No Indian citizen can visit any of the state unless he or she belongs to that state. ठीक है. It comes from colonial era legislation.
ठीक है, कौन से लॉ के द्वारा आया था? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट. दिस इज टू प्रोटेक्ट their own commercial interests of those people. In 1950, Indian government replaced British subjects with the citizen of India, and it is still continuing the same thing. So inner line permit में ये वाली चीज नहीं लगेगी. जिनको inner line permit का document मिला होगा, they can only enter into this particular state. Okay, so आपने देखा होगा there is a freedom. आर्टिकल नंबर 19 बोलता है freedom to move anywhere, freedom to reside anywhere, but that comes with a reasonable restrictions. So if you want to go to Arunachal Pradesh, Mizoram, है ना, तो वहां पे आपको ये इनर लाइन परमिट चाहिए. ठीक है. सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर कौन सी बात बदल रही है? इट इज बाय नेचुरलाइजेशन इज कमिंग अंडर दिस. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड ये बिल के पहले क्या सिनारियो था, अब एक्ट बन गया, क्या सिनारियो होगा? बिल के पहले, ये एक्ट के पहले illegal migrants cannot get Indian citizenship for मतलब anything, forget about their religion, anything, भूल जाइए, नहीं मिलने वाला था, अब मिलेगा. किनको मिलेगा? 6 religious communities coming from 3 states. ध्यान रखना, ये जो 6 religious communities है ना, इन 3 कंट्रीज के अलावा और कोई कंट्री में होगी, ठीक है, तो उनको नहीं मिलेगा. इफ दे आर इलीगल माइग्रेंट, लेट्स से दैट इज हिंदू फ्रॉम लेट्स से जेरूसलेम, इजराइल से आया है, इलीगल माइग्रेंट बनकर, उसको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी क्या? इफ ही इज इलीगल माइग्रेंट ही विल नॉट गेट इट. समझ रहे हैं आप बात को? बहुत अच्छी बात है ना. 11 ईयर का रेसिडेंसी टाइम हैज बीन रिड्यूस टू 5 ईयर. ठीक है, पहले 11 ईयर था, अब वो 5 ईयर हो गया. Illegal migrants are to be deported under the Passport Act and Foreigner Act 1946. ठीक है, and government exempted 6 religious communities from deportation and jail. ये 2015-16 में कर दिया था. इसका इन्होंने लीगल केस बना दिया. कट ऑफ डेट इस 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर कोई भी इंडिया में आ चुका है, ठीक है, उसको अभी ये फॉरेनर एक्ट या पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक उसको बाहर निकाला नहीं जाएगा. एंड उनके खिलाफ के जितने भी पुराने केसेस होंगे, ऑल केसेस स्टैंड अबेटेड. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. व्हाई वायलेंट प्रोटेस्ट आर टेकिंग प्लेस इन आसाम एंड त्रिपुरा? वहां क्यों परेशानी हो रही है? ठीक है, वो परेशानी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन. आसाम के अंदर माइग्रेशन वॉज द रियल प्रॉब्लम फ्रॉम ब्रिटिश टाइम. People have come from different parts of the world to Assam. Now different parts, that means Assam में आजू बाजू के देशों से बहुत लोग आए. क्या हुआ? During British rule, Assam was merged with Bengal Presidency for the administrative purposes from 1826 to 1947. British continuously brought migrant workers to Assam as a cheap labor for tea plantation. So officially migrant labor आए वहां पर. ठीक है, so that is how the scenario took place. Second stage of migration came after the East Pakistan partition, 1947, and third you can say migration came during the formation of Bangladesh. बांग्लादेश की जो लड़ाइयाँ हुई है ना, and thereby lot of problem took place. तो ये अलग अलग तरीके से ये लोग आए इंडिया में, मेजरली आसाम. ठीक है, और इसकी वजह से lot of agitation and protest started primarily between 1979 and 1985. बहुत वायलेंस हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई. आसाम के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया अबाउट दिस माइग्रेशन, एंड देयर बाय फाइनली सरकार के बीच में और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम दिया गया 1985 आसाम अकॉर्ड. क्या हुआ आसाम अकॉर्ड के अंदर? आसाम अकॉर्ड के अंदर, ठीक है, ये जो एंटी फॉरेनर एजिटेशन था, उस एजिटेशन के खिलाफ अगस्त 1985 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ. उस एग्रीमेंट के मुताबिक मार्च 24, 1971 एक कट ऑफ डेट लगाई. इस डेट के पहले वाले जो भी लोग होंगे वो यहाँ के सिटीजन, इस डेट के बाद जो भी लोग आए उनको डिटेक्ट करो, उनको डिपोर्ट करो, कंसिडर देम एज इलीगल माइग्रेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. ठीक है ना. अब ये एग्रीमेंट अभी नए एक्ट के द्वारा कैसा टूट जाता है वो हम देखेंगे. ठीक है, अब डेट ध्यान रखें, है ना. अभी जो सीए की डेट है वो कौन सी है? 31 दिसंबर 2014. ये डेट कौन सी है? मार्च 24, 1971. ठीक है. द सेम डेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनआरसी. एनआरसी में इनकॉर्पोरेट करा गया. करीबन 19 लाख लोगों का जो नाम नहीं आया, ठीक है, वो नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि इस तारीख के पहले का जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो प्रूव नहीं कर पाए. ठीक है, दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम. सो देयर इज अ फियर दैट द बिल
will make those who entered India after 24th March 1971, they will become eligible for citizenship overnight. आसाम की लड़ाई यही है कि हमने 1979 टू 1985 में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। उस लड़ाइयों के बाद हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आए, उस सिचुएशन के बाद हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और अचानक से एक नया एक्ट आ गया। उस एक्ट के द्वारा हमें ये एग्रीमेंट के द्वारा परेशान किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इट इज सीन बाय मेनी आसामीज दैट इट इज लेजिटिमाइजिंग हिंदू बंगालीज हु वर लेफ्ट आउट इन द ड्राफ्ट एनआरसी। इस एनआरसी के अंदर जो 19 लाख लोग थे उनमें से बहुत सारे हिंदू बंगालीज थे, और वो अब लीगलाइज हो जाएंगे जो इलीगल वे में एंटर करे थे। दिस इज वेयर द फाइट इज ऑफ आसाम, ठीक है। दे फियर दैट इट मे ऑल्टर द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेट्स सी डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी कैसे बदली? लिंग्विस्टिक गैप इन आसाम पॉपुलेशन, ठीक है। 1991 में इतने परसेंटेज आसामीज थे, इतने परसेंटेज बंगालीज थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 2011, ठीक है। नाउ दैट नंबर हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम 22% टू 29%। एंड लुक एट द ट्राइबल्स एज अ परसेंटेज ऑफ त्रिपुरा पॉपुलेशन। त्रिपुरा में as a, you can say, tribals, earlier they were in large number, it has reduced, and now you can say Bengali population is 66%, and now allowing them will actually change the entire Tripura. The people of that region, the tribal people, will no longer remain as, you can say, a dominant tribe there, and they will have to undergo the rules and regulations or majority idea of Hindu Bengalis, ठीक है। So the big problem is, लड़ाई इसी बात की हो रही है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ चल रहे हैं, ठीक है, हम सब लोगों को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि why aren't you focusing on Tamils of Sri Lanka, ठीक है, why are you focusing on the other people, why are you looking at only this limited countries, ठीक है। ये लड़ाई हो रही है, ठीक है। सरकार का आर्ग्यूमेंट क्या है? सरकार ये बोलती है कि दिस पीपल आर परसिक्यूटेड एंड देयर बाय, है ना, हम इनको निकालना चाहते हैं। गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट परमिटेड रिलीजन्स आर माइनॉरिटीज, दे आर फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है दुर्व्यवहार होना। क्या होना? दुर्व्यवहार होना। उनके साथ रिलीजियस वे में हैरेसमेंट हो रहा है। वो जिस कंट्री में रहता है, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन, और इसकी वजह से हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी के अंदर एक बहुत मजेदार सा पॉइंट बोला है, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, आप सबको इक्वल तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल, ठीक है। दिस इज हाउ द आइडिया इज। जब ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने क्लासिफिकेशन किया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हमने मैन वुमेन का क्लासिफिकेशन किया। दोस क्लासिफिकेशन आर इंटेलिजेंट डिफरेंशिया, देयर इज रैशनल नेक्सस व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रैशनल नेक्सस नहीं है। अगर आप बोलते हो परसिक्यूशन, ठीक है, वो अगर रैशनल नेक्सस लगाया, सो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, व्हाई नॉट तमिल्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है, उनके बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? This is basically the criticism coming, and that's the main argument coming against this. The country has to create space for non-Muslims victims of partition facing religious persecution in the neighborhood. Why? On what ground? है ना, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी की बातें कहाँ गई? This is the criticism which is coming. The burden of this persecuted migrants will be shared by the whole countries. ठीक है, पूरी कंट्री के सभी लोगों को इसका बर्डन भुगतना पड़ेगा, ऐसा सरकार का आर्ग्यूमेंट है। एंड बेनिफिशियरीज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैन रिसाइड इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, हेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री डिड नॉट वरी, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। पर घुमा फिरा के वो लोगों का लैंग्वेज, वो लोग जिस जगह से आए हैं वहाँ का यू कैन से जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, है ना, ये सब चीज़ें उनको इसी एरिया में रहने के लिए लेकिन से प्रेरित करती है। अब ये पूरे इंडिया में फैलेंगे, ऐसा होने की संभावना तो नहीं है, ठीक है। दिस आर द क्रिटिसिज्म व्हिच इज कमिंग। वन मोर आर्ग्यूमेंट द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इज 3 कंट्रीज, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड फॉर अ स्टेट रिलीजन। इनको क्यों लिया हमने? क्योंकि वो लोग स्टेट रिलीजन मानते हैं। पीपल हु फ्लेड रिलीजियस परसिक्यूशन लॉन्ग लिव्ड अ लाइफ ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंडिया एंड विल गेट अ परमानेंट रिलीफ। काफी सालों से ये इंडिया में रहते हैं और वो हमेशा डर में रहे थे, ठीक है, हम उनके डर को निकाल रहे हैं, ठीक है। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स आउट ऑफ ओवर 19 lakhs who were excluded from Assam's National Register of Citizen on August 31 will get citizenship. So आसाम के लोग जो लड़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वो उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी उस लड़ाइयों का कोई मकसद नहीं रहा, है ना। उनके जो लोगों ने जाने दे दी उनका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। उनकी जो विचार है, ये पूरी एनआरसी इतनी मेहनत करी गई और ये सब कुछ हुआ, सब बर्बादी कर दिया जस्ट टू सपोर्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। दिस इज अ बिग इश्यू. This would not have been necessary if the British India was partitioned not on the basis of religion. इन्होंने बोला अगर ब्रिटिश इंडिया ने इसके ऊपर पार्टीशन नहीं किया होता तो हम ये सब नहीं करते। भाई पार्टीशन ब्रिटिश ने नहीं किया, इट इज व्हाट इंडियन पीपल हैव एक्सेप्टेड एंड इट वाज अ रैशनल डिसीजन फॉर अस टू पार्टीशन इन दैट वे, ठीक है। एंड हमारा देश इंडिया वाज नॉट पार्टीशन बिकॉज ऑफ रिलीजन। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इस विचार को, है ना, जब मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को सुनकर, जब इंडिया में एक मिनिस्टर पूरी पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि इंडिया में इस तरीके से धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ और ये हिंदू धर्म का देश बना, विच इज रॉन्ग। आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। एज अ सेक्युलर कंट्री वी शुड नॉट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड इट सीक्स टू एड्रेस देयर करंट डिफिकल्टीज एंड मीट देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये विचार अच्छा है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब विचार है, पर इस विचार के अंदर कि पीछे की भावना क्या है वो भी समझना जरूरी है। इट डज नॉट इंटेंड टू स्ट्रिप सिटीजनशिप फ्रॉम एनी इंडियन सिटीजन्स ऑफ एनी फेथ। Pretty good. That's what I've removed that myth. Every nation has a right to enumerate and validate its citizenry and exercise this prerogative through various policies. तो ये तो बिल्कुल सरकार के पास राइट है और 6th शेड्यूल और ILP एरिया आर प्रोटेक्टेड, ऐसा सरकार का बोलना है, ठीक है। लुक एट द डेटा नाउ, बड़ा डेटा है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला माइग्रेंट्स के नंबर इन्होंने नंबर दिए कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लुक एट द अदर नंबर्स, ठीक है। श्रीलंका से भी बहुत सारे लोग हैं, चाइना और तिब्बत से भी बहुत सारे माइग्रेंट्स आए, ठीक है। वो भी नंबर ह्यूज है, बांग्लादेश से तो बड़ा ही है ये नंबर, ठीक है। तो उनको क्यों नहीं गिना? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. Another part, they have provided that religious hostility is huge in these 3 countries, ठीक है। उसके सामने अगर हम बात करें रिलीजियस हॉस्टिलिटी अगर देखना है तो ये रहा डेटा। इन्होंने बोला दैट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स एंड सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में इंडिया सबसे आगे है और जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिव से इंडेक्स है GRI, उसके अंदर अगर हम देखें तो चाइना आगे। क्यों चाइना को नहीं लिया? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, ठीक है। सो देयरफॉर अक्रॉस इंडिया द इमोशन इज दिस इज अगेंस्ट मुस्लिम, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, ठीक है। सो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडिया आर एट स्टेक, दिस इज द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम क्रिटिक्स. What are they saying? They are saying it is going against the fundamental right to equality under Article number 14, which applies equally to both citizens as well as foreigners. ठीक है, दोनों को लागू पड़ना चाहिए, and we are not doing it. Secular credentials of nations are at stake. Religion cannot become the basis of citizenship in our country. ठीक है, religion was not a criteria even in 1955 Act, and it violates the basic structure of the Constitution. Basic structure of Constitution cannot be reshaped by any parliamentary law. This is the biggest debate and critics argument which is coming, and they say it goes against Assam Accord. It negates the entire NRC process, ठीक है। और वो एक तरीके से लोगों को सपोर्ट करने की बात है, जो है ना आसाम के लोग जिनको यहाँ पे माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स बोलते थे, उन लोगों के लिए। त्रिपुरा फियर्स दैट इज डेमोग्राफी वुड बी फर्दर थ्रेटन, पूरा बर्बाद हो जाएगा। एंड इफ गवर्नमेंट फील्स humanitarian conditions is required for the religious minority, then it can be determined only on a case-to-case basis and not on an individual person's religion. This is
डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. व्हेन यू आर सेइंग इलीगल माइग्रेंट्स है ना, उनकी कोई परेशानियां हुई है, तो केस टू केस बेसिस देखिए ना, आप एक ब्लैंकेट रूल कैसे बना सकते हो. ठीक है, दिस इज डेफिनेटली अ बिग यू कैन से अपोजिशन टू दैट. इन बुद्धिज्म मेजोरिटी श्रीलंका, तमिल्स में कम टू इंडिया फेसिंग परसिक्यूशन, व्हाट अबाउट देम, वी आर नॉट टेकिंग देम. ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि शियास, अहमदियास है ना, दे आर ऑल्सो परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान. रोहिंग्यास मुस्लिम्स, दे आर परसिक्यूटेड इन म्यांमार. उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे. ठीक है, इफ अ पर्सन इज एथिस्ट, क्या होगा उसका, उसके बारे में कुछ बोला नहीं. ठीक है, हाउ द स्टेट विल डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस टू सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन्स हु कम टू इंडिया एज इलीगल माइग्रेंट्स. उनके बारे में क्या होगा, है ना. इंडिया वॉज नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, whereas Pakistan was created so, and thereby it is giving exemption, है ना, to them is not a good idea. ठीक है, if exemptions are given to certain areas of northeast and not to the entire state, it is definitely making the situation all the more complex and troublesome. So overall, my final word on this is government has a strong viewpoint, है ना. ये किसी की बात सुनने वाले नहीं है. They are putting it, pressurizing that, है ना. They are thinking that people are persecuted in Muslim country. ठीक है, and if India does not give them citizenship, who else will give them? ठीक है, but there is equally strong counter argument when we are giving citizenship or for this illegal migrant we are giving them on the basis of religion. ठीक है, aren't we putting our secular state in a jeopardy? I think we are, and that's not done. आज एक लॉ आया है, कल उठ के ऐसे बहुत सारे लॉ बनेंगे ऑन द सेम नेम. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस द इश्यू विल डेफिनेटली रीच टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट लगाया जो मुझे लगता है कि गलत किया. उन्होंने बोला सबकी पिटिशंस को तुरंत, अभी सीए के ऊपर तुरंत रोक लगाना को उन्होंने वाजिब नहीं माना. उन्होंने बोला दैट विल गिव 1 month नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल रिस्पॉन्ड टू आवर क्वेरी एंड विल टेक अप दिस केस in January. ठीक है, let's see what happens in January, what Supreme Court does. ठीक है, but I think we are at such a divisive point in our history that the scenario will change a lot from this point. I hope you have learned it well with me. ठीक है, I have taken long time to explain this entire idea, but this is definitely needed for young students like you to understand what is the real issue. Okay, thank you very much for watching with me. If you like this, please share it to large number of people. I would like to share this information to large number of people. Thank you very much. All the best.